मैं आगे आगे क्लास क्लास 5 है ना आज। हाँ जी सर, आज क्लास 5। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज किया था, HTTP लाइब्रेरी। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर लाइब्रेरी है हमारे पास। एक मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लेता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ से। कुछ लाइब्रेरीज हैं नोड जेएस के अंदर जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। लाइब्रेरी का नाम मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ जिस पे हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, पहली लाइब्रेरी का नाम मैं लिख रहा हूँ। अगर मुझे नोड जेएस का एप्लीकेशन डेवलप करना है, एपीआई को डेवलप करना है, तो हम लोग को एप्लीकेशन का कुछ लाइब्रेरीज है इंपॉर्टेंट, उसका नाम लिख रहे हैं। जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, पहले भी नाम लिखा था, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाता हूँ उन चीजों को। देखिए एक बार हाँ जी। कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जैसे कि HTTP है हमारे पास लाइब्रेरी, क्रिप्टो लाइब्रेरी है हमारे पास, पाथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है क्योंकि डायरेक्टरी पे काम करते हैं ना, सर्वर की डायरेक्टरी या फोल्डर और फाइल्स पे काम करते हैं ना, तो उनके पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। पाथ का पता लगाना जरूरी है, कौन सा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या, सारी इंफॉर्मेशन मुझे पाथ लाइब्रेरी मुझे देगा। तो ये सब आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है ना। अब देखिए आगे और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास। HTTPS भी होता है ना। URL हमारे पास URL भी है, FS है फाइल सिस्टम के लिए, IO इनपुट आउटपुट, है ना। DNS, ऐसा सारे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। एक होता है REPL, बहुत ये जितने भी REPL पर, REPL का नाम सुना है कभी आपने? कभी नोड जेएस के अंदर REPL का नाम सुना है? नहीं सर। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है REPL। जितने भी टर्मिनल पे, जब टर्मिनल होता है ना, कंसोल टर्मिनल, जिसपे आप नोड जेएस का कभी कभी ब्लैक स्क्रीन पे भी नोड जेएस का लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखिए आप कभी कभी अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखते कि मैं अपना एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए देखिए देखिए, ये REPL की वजह से ही लिखूंगा यहाँ पे। देखिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा नोड, लिख दिया, मेरा नोड खुल गया ना। अब मैं लिखूंगा डॉट एडिटर। अब इसमें मैं जब पूरा जेएस का कोड लिख सकता हूं, कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब इंटर मारूंगा, बिल्कुल नोटपैड की तरह है, वेर ए इक्वल 6 कंसोल डॉट लॉग ए। लिख लिया कोड, उसके बाद कंट्रोल डी दबाना है, पूरा आउटपुट आ जाएगा हेलो और 6। ये REPL की वजह से ही हो रहा है। REPL ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, आप अपना कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो खैर इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसको REPL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका फुल फॉर्म है, आपको मैं दिखा भी देता हूं। How to use the Node.js REPL? REPL stand for Read, Evaluate, Print Loop, and it's great way to explore the Node.js feature in a quick way. अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। Node.js कमांड यूज टू, अब देखिए REPL ये तो आगे इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर नोट इंपॉर्टेंट है, REPL स्टैंड फॉर रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप इज अ and it is a programming language environment, basically a console window। कंसोल विंडो इसी को बोलते हैं, क्लियर है ना अवरीश, ये कंसोल विंडो है मेरा, ठीक है। एक ऐसा, आप ये क्या है, एक एंड इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, ठीक है। बेसिकली एक कंसोल विंडो दैट टेक्स सिंगल एक्सप्रेशन अ यूजर इनपुट एंड रिटर्न द रिजल्ट बैक टू द कंसोल आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसी को REPL बोलते हैं। मतलब नोड जेएस को आप जब उस पर चला रहे हैं ना, तो REPL की वजह से ही चला रहे हैं। द REPL सेशन प्रोवाइड्स कन्वीनियंट वे टू क्विकली टेस्ट सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड। REPL आपको ऐसा एक कन्वीनियंट प्रोवाइड कराता है जिसमें आप क्विक जावास्क्रिप्ट का टेस्ट सैंपल लिख सकते हैं। हाँ टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड को टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। जहां पे जैसे मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे आपके सामने कोड लिखा, जब मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग वर्ल्ड। अब इसका मतलब भी आपने यहां पे कैसे लिख दिया, इसको तो आपने जे से सेव भी नहीं किया। तो REPL ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है जिसके हेल्प से आप ये लिख पाते हैं। ये क्या करता है, आप टर्मिनल पे लिखो, कंसोल टर्मिनल पे, ये तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। तो आप क्विक किसका आंसर कर सकते हैं। अमित क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, जी सर। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कभी कभी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देते हैं REPL क्या होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
आ जाइए यहाँ पे। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हैं जो मैंने आपको बताया था। जेस का इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसी के अब मुझे एक अलग से जो लाइब्रेरी है देखिए, तो कुछ कुछ जो आपको पढ़ना है वो लाइब्रेरी का नाम मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। देखिए, एक होता है, एक लाइब्रेरी है इसका नाम है इवेंट। क्या नाम है? इवेंट। एक लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है? इवेंट। इवेंट एमीटर, यहां पे यूज होता है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है इवेंट एमीटर। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इवेंट एमीटर, दोनों डिफरेंट है। पाथ इज अ डायरेक्टरी, फोल्डर के फाइल को बोल रहा है। ये यूआरएल जो होता है, जो रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, उसको यूआरएल बोलते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पाथ और यहां पे जो मैंने लिखा है ना, एक क्वेश्चन पूछे हैं, देखिए ये सही क्वेश्चन है कि पाथ और यूआरएल में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर आप दूसरे वर्ड में अगर पूछना चाह रहे थे एक टाइप का, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहां पे ये दोनों को अलग अलग मतलब। यूआरएल बेसिकली मतलब है जब आप होस्ट, आपका एक मशीन का एड्रेस, मशीन के अंदर कहां पे मेरा सोर्स है, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है। लेकिन पाथ जो है सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं है। जैसे आपको बात करें डी ड्राइव, ई ड्राइव, ई ड्राइव में एक फोल्डर है उसका, उसको बोल रहा है पाथ, जिसपे नोड.जेएस चल रहा है। समझ रहे हैं? और यूआरएल जिसपे सर्वर आपका कॉन्फ़िगर है पूरा। तो पोर्ट नंबर हो गया, ये सारे यूआरएल के अंदर हर चीज इंक्लूड हो जाता है। पोर्ट नंबर, पैरामीटर्स, होस्ट, प्रोटोकॉल, सब कुछ। इसके अंदर प्रोटोकॉल नहीं है, इसके अंदर प्रोटोकॉल नहीं है, पाथ है, फोल्डर का नाम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। और भी धीरे धीरे देखिए, अभी पूरा एंड मैंने नहीं किया है कि बहुत सारे सबका नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है मैंने उसका नाम लिख दिया है ना यहाँ पे। ठीक है, एक चीज हम लोग अब इसके अलावा हटकर बहुत सारी चीजें यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस यूज करेंगे आगे चल के कि प्रोसेस क्या होता है। ये इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट फीचर है। ये आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफॉल्ट फीचर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, अभी एक और लाइब्रेरी मुझे याद आ गया, एक और लाइब्रेरी है। देखिए लाइब्रेरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम देख लीजिए उस लाइब्रेरी का, नेट। नाम क्या है इसका? नेट, एनईटी, नेट। ये लाइब्रेरी क्या करता है? ये लाइब्रेरी का बहुत बड़ा यूज है। आपने कभी सुना सॉकेट प्रोग्रामिंग? उसी उसी के लिए यूज करते हैं। तो सॉकेट प्रोग्राम, जैसे कोई चैट एप्लीकेशन हो गया, है ना, जो सॉकेट पोर्ट नंबर पे कनेक्शन बना के सॉकेट आईओ ओपन करके और इस पे आप कम्युनिकेट कराते हैं ना, सर्वर और क्लाइंट का कम्युनिकेशन होता है, उसी को बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली नोड.जेएस। तो अलग से ये लाइब्रेरी तो मुझे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा। बेसिक जावास्क्रिप्ट दोनों में सेम है। देखिए एक मैंने आपको लिख दिया बेसिक जेएस, भाई अब बेसिक जेएस सारे फीचर हैं, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके अलावा ये सारे फीचर अलग से हैं नोड.जेएस में। बेसिक जावास्क्रिप्ट तो है ही जावास्क्रिप्ट के अंदर। नोड अब अगर आपको बोलो कि नोड.जेएस के अंदर बेसिक फीचर तो पहले से है, मौजूद है, और ये अलग से है पूरा, तभी ये बन जाता है नोड.जेएस। लेकिन ये फीचर एचटीटीपी फीचर वो सिंपल जावास्क्रिप्ट पे नहीं है। समझ गए? मतलब जो ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट करेगा वहां पे आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इवेंट एमीटर वहां नहीं होता, इवेंट एमीटर वहां पे यूज नहीं होता। जैसे एचटीटीपी है ना, यहाँ पे सर्वर क्रिएट करते हैं, तो आप डॉम में जो फ्रंट एंड पे चलता है, फ्रंट एंड पे सर्वर सर्वर क्रिएट नहीं होगा, याद रखिएगा। ये नोड.जेएस के थ्रू हो रहा है। आप जो जेक्वेरी और उसके जो कोड लिखते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट का, उसमें आप ये इसका यूज नहीं कर सकते। ये फीचर नोड.जेएस का है। और जो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये फीचर है, जैसे पाइथन में भी पाइथन वाला यूज करते हैं। हम लोग नोड का बात करें, नोड का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग पाइथन सीखेंगे तो पाइथन की बात करेंगे। ठीक है,
तो पाइथन में भी सारे सब लाइब्रेरी होते हैं, मौजूद है, कोई नया नहीं है, सभी में कॉमन ही होता है, बस सीखने की जरूरत है। अब देखिए एक चीज और, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जो लाइब्रेरीज हैं, ये जो लाइब्रेरीज मैंने लिखा है, अलग से भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है हमारे पास, ठीक है। एक्सप्रेस, मैंने बोला था एक्सप्रेस जेएस है, तो यहां पे लिख देते हैं एक्सप्रेस। वेब फ्रेमवर्क, जेसन वेब टोकन, बाद में इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट जेएस, है ना, मोंगोडीबी, मोंगूश, फिर हमारे पास और भी लाइब्रेरी है जैसे हेलमेट, कॉरस, तो सारी लाइब्रेरी हैं। गूगल एपीआई लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए सब लाइब्रेरी यूज करते हैं, है ना। सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी और भी हैं बहुत सारे। यहां पे आता है मोंगोडीबी सैनिटाइज, मोंगो सैनिटाइज, जो सारे लाइब्रेरी हैं, है ना। सर बॉडी एक्सप्रेस, पार्सर, हाँ जी सर। हाँ सर जो बोलिए। एक्सप्रेस जेएस और ई जेएस, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही होती हैं? एक्सप्रेस जेएस और ई जेएस करके। ईजेएस, नहीं नहीं, अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस जेएस स्पेशली अलग से आपको इंस्टॉल करना है, वो सारी लाइब्रेरीज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग चीजों को काम करने के लिए, हालांकि वेब एप्लीकेशन में ही यूज होता है। एक होता है पग, पीयूजी, हाँ, रेंडरिंग करने के लिए, टेम्पलेट रेंडरिंग करने के लिए यूज करते हैं पग का। नाम में हो सकता है, नाम में गलत लिख रहा हूं, बट इसी से इसका समझ में आता है, मतलब ऐसे ऐसे ही कुछ नाम होगा, बट मैं वो पे क्लियर कर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सारी लाइब्रेरीज हैं अलग से, थर्ड पार्टी, ये सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहा हूं। अब है नोडबेलर, नोडबेलर है ना, नोड मेलर है, बहुत लाइब्रेरी होता है नोड मेलर। अब आपको नोड जैसे किसी को मेल भेजना है तो ये लाइब्रेरी का यूज करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का नाम मैं पहले लिख रहा हूं, जो एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करेंगे आगे चलकर, ठीक है। एक होता है फॉर्मेटेबल, ये भी एक लाइब्रेरी है। एक लाइब्रेरी होता है जिसका नाम है, मैं आपको नाम बता रहा हूं उसका, जेसन डिकोड, जेसन डिकोड है लाइब्रेरी का नाम। जेसन से, जेसन डेटा को डिकोड करने के लिए यूज करते हैं। एक नारी का नाम, एक लाइब्रेरी का नाम है मल्टर, मल्टर नाम है, मल्टर का भी यूज करेंगे हम लोग फॉर फाइल अपलोडिंग। तो देखिए ये बहुत सारे लाइब्रेरी है, डिपेंड करता है यार डेवलपर के ऊपर और प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई आपको कोई लाइब्रेरी मिलेगा जो मान लो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो ब्लॉकचेन के रिलेटेड वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा। यहाँ पे नोड में मान लीजिए ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे कोई काम कर रहा है, तो ब्लॉकचेन वाली मान लो कि कोई वॉलेट यूज कर रहा है ना, बहुत सारे होता है, वॉलेट है मार्केट में अवेलेबल है क्रिप्टो के लिए, तो उसका वॉलेट वाले अपनी लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है यार, ऐसा नहीं है सारी लाइब्रेरी का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, आप क्या काम कर रहे हो एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन कुछ कॉमन लाइब्रेरी है, कुछ कॉमन लाइब्रेरी है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हर जगह पे ऑलमोस्ट ये लाइब्रेरी यूज हो जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो ये यूज होगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा बाकी जो आपकी लाइब्रेरी यूज करना है वो आप अलग से इंस्टॉल होगा इसके अंदर। तो अब आइए हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है, कुछ चीजें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए